करता हूं फ्रेंड्स। कल हमने टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको कल करवाया था स्लेव डायनेस्टी और आज मैं आपको कराऊंगा खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन अ गोल्स नॉट अ ऑब्स्टेकल। बहुत ही आसान मीनिंग है, कठिनाइयों की तरफ मत ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको अपने गोल के ऊपर। यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, खिलजी डायनेस्टी। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 डायनेस्टी में जिन्होंने अपना राज चलाया, जिन्होंने दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे 5 डायनेस्टी। पहला था स्लेव डायनेस्टी और दूसरा था खिलजी डायनेस्टी और तीसरा था तुगलक डायनेस्टी और चौथा था सैयद डायनेस्टी और पांचवा था लोधी डायनेस्टी। इन 5 डायनेस्टी का अलग अलग टाइम पीरियड रहा और इन्होंने अपना कैसे कार्यक्रम करा, अपना कैसे कार्य करा, ये सब कुछ मैं आप आज को इस वीडियो में कराऊंगा, जो कि आज हमारा टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इसके बेसिक्स पॉइंट पता होना जरूरी है। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन, जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और सैयबुद्दीन खिलजी, या जिसे बोल सकते हैं सैयबुद्दीन महमूद, दोनों ही भाई थे। ये दोनों बॉडीगार्ड्स थे। किसके थे बॉडीगार्ड्स? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड था, जो कि स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, 1266 से लेकर 1290 तक उसका टाइम पीरियड चला, जिसमें ये दोनों भाई बॉडीगार्ड थे। क्या थे? उसके बॉडीगार्ड थे। वो लास्ट एक ऐसा रूलर था जो कि अफ्रीकन बॉडीगार्ड और जो कि बाहर के बॉडीगार्ड्स को अपने साथ रखता था। ये सभी जानकारी आपको मैंने लास्ट वीडियो में दी थी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। हम चलते हैं हम जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर। जलालुद्दीन खिलजी और सैयबुद्दीन महमूद दोनों ही भाई थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। दोनों भाई थे। और क्या हुआ 1290 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन बलबन की। गयासुद्दीन बलबन की वैसे तो मृत्यु इतिहासकार कहते हैं कि 1287 में उसकी मृत्यु हुई थी। 3 साल उसके बेटे ने अपना शासन चलाया, मगर उसका बेटा शासन नहीं चला पाया। इसलिए क्या करा? इसलिए जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की सतह पर बैठ गया। दिल्ली की सतह पर बैठने के बाद इसने अपना सोचा कि अपना शासन बहुत ही ज्यादा अपना एक्सपेंड करने का सोच रहा था। 1290 पर दिल्ली की जब सतह पर बैठा तो इसने 1291 में जिसका नाम था रणथंबोर फोर्ट के ऊपर इसने हमला करता है। और रणथंबोर फोर्ट का जो रूलर होता है, जिसका नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान डायनेस्टी का ही एक लास्ट रूलर था। हमीर देव चौहान कहते हैं कि वो वंश थे किनके? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था, जिसके 2 युद्ध हुए थे। पहला तराइन का युद्ध, दूसरा भी तराइन का ही युद्ध, जिसे हम तराइन के युद्ध से हम जानते हैं। तराइन हमारा करनाल में पड़ता है। करनाल में 1191 में उसका युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी के साथ, और उस गोरी को हरा देता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हासिल होती है। और अगले साल 1292 में दोबारा फिर युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी की उसमें जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और उस पृथ्वीराज चौहान का ही एक वंश था जिसका नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान का शासन था रणथंबोर फोर्ट के अंदर। रणथंबोर फोर्ट के ऊपर ये सोच रहा था कि मैं अपना राज चलाऊं। कौन सोच रहा था? जलालुद्दीन 1291 एडी में अपना राज चलाने का सोचता है और रणथंबोर पर हमला कर देता है। रणथंबोर की किले की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा हाई थी और बहुत ही ज्यादा एरिया में वो एक्सपेंड था। इसलिए इसकी आर्मी जब भी उस किले के ऊपर चढ़ती थी और उस किले के अंदर जो हमीर देव चौहान के जो उसकी सेना थी वो आग के गोले ऊपर से नीचे गिर देती थी और इसकी नाकाम हो जाता था और ये असफल हो जाता था। हर एक प्रयास में ये असफल हो जाता था। दोबारा फिर इसने क्या करा? 1292 एडी में फिर दोबारा इसने वहां पर रणथंबोर पर हमला करा।
रणथंभौर फोर्ट के ऊपर राज करने का दोबारा फिर सोचा। जब ये दिल्ली सल्तनत से हटकर मतलब कि दिल्ली से बाहर जाता है रणथंभौर के ऊपर, पीछे से मंगोलिया अटैक कर देते हैं इसकी सेना के ऊपर, या दिल्ली के ऊपर बोल सकते हैं, अटैक कर देते हैं। और दिल्ली के ऊपर राज किसका चल रहा है? जलालुद्दीन का, जलालुद्दीन खिलजी का राज चल रहा है। राज किस टाइम चल रहा है? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 1292 की बात मैं कर रहा हूं। 1292 में मंगोल खान कुछ आ जाते हैं और इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और पीछे से, और इसकी राजगद्दी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा हो चुका होता है और ऊपर से रणथंभौर पर भी इसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये सोचता है कि क्यों ना मैं उसके साथ अमीर देव चौहान के साथ संधि कर लूं, मगर उसकी संधि भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पीछे से वो भी इसको वहां पर डर था, और डर तो वहां पर भी था, अमीर देव चौहान के किले पर भी डर था, क्योंकि उनके अंदर जो वहां किले के अंदर थी जो सामग्री थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कहते हैं इतिहासकार कि दो सोने के चावल के बराबर एक चावल का तिनका भी उनको नहीं नसीब हो रहा था, इतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उनके अंदर फिर दोबारा ये यहाँ पर बात रोक कर मैं अगली बात चलाता हूं। फिर क्या होता है? इसी के टाइम पर अब्दुल खान की मृत्यु हो जाती है, जो कि वहां पर ये संभाल रहा था दिल्ली पर संभाल रहा था किसका? जलालुद्दीन का ही एक लीडर था, जो कि दिल्ली पर अपना उसकी सेना तैनात थी और मंगोलियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और अब्दुल खान की वहां पर मृत्यु हो जाती है। और मंगोलियां क्या करते हैं? दिल्ली पर बस जाते हैं, जिसे बोलते हैं मंगोल खान, और ये जिसे बोलते हैं कि ये मुस्लिम्स नहीं थे, जानकर मुस्लिम बने थे, मतलब कि डुप्लीकेट मुस्लिम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे इतिहासकार बोलते हैं कि ये फेक मुस्लिम्स थे, ठीक है, मंगोलिये, जिसे हम बोलते हैं मंगोल खान, ठीक है। और इसका क्या होता है? फिर इसके बाद इसकी ज्यादा एज हो जाती है, करीबन 70 साल की इसकी उम्र हो जाती है, और इसका शासन ज्यादा नहीं चल पाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो पुत्र था किसका? सिहाबुद्दीन इसका भाई था, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का यही चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी अपना शासन नहीं चला पा रहा था ढंग से। ये बहुत ही दयालुवान था, जो भी इस्लामिक इसके ऊपर आक्रमण करते थे वो उनको माफ कर देता था। क्या कर देता था? माफ कर देता था। जो भी कोई भी डायनेस्टी इसके ऊपर आक्रमण कर देती थी ये उन्हें माफ कर देता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक डर पैदा हो गया, ये सोचने लगा कि अब हमारी खिलजी डायनेस्टी खतरे में है, तो क्यों ना इसे मैं मारकर, अपने चाचा को मारकर अपनी राजगद्दी के ऊपर बैठ जाता हूं। तो ये क्या करता है? इनकी मृत्यु करवा देता है, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करवा देता है, उनकी हत्या करवा देता है। किस टाइम? 1296 में। अब राजगद्दी पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन चाचा था उसका, मतलब कि इसका ये भतीजा लगा। क्या लगा? भतीजा लगा। अब क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी 1296 पर बैठता है। 1296 पर बैठने के बाद ये गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात की एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था बघेलखंड डायनेस्टी पर उस राजा को मारकर उसकी वाइफ को अपनी पत्नी बना लेता है और उससे विवाह कर लेता है, जिसका नाम था कमला देवी के साथ विवाह करने के बाद ये क्या करता है? रणथंभौर की ओर बढ़ता है। रणथंभौर के ऊपर जो प्रयास करे गए थे, जो इसके चाचा के द्वारा प्रयास करे गए थे, वो सब नाकाम रहे थे। उसके मन से इसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई थी, मतलब कि बहुत ज्यादा उसके अपनी गिल्टी फील हो रही थी, इसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। तो इसलिए वो वहां पर रणथंभौर पर जाता है और रणथंभौर पर हमला करना चाहता है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। और दूसरा कारण इतिहासकार बताते हैं कि जो इसके एक महमूद शाह था, महमूद शाह क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ के साथ उसका रिलेशन होता है, और कहते हैं कुछ इतिहासकार यही बोलते हैं कि उसकी वाइफ का इसके साथ रिलेशन होता है, महमूद शाह का। और महमूद शाह जो कि हमीर देव के साथ मिल जाता है, हमीर देव चौहान के साथ। तीसरा कारण क्या था? कैहूर और महमूद शाह दोनों ही इसके साथ जलालुद्दीन खिलजी की आर्मी के साथ मिल जाते हैं और दोनों वहां पर चले जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, उसके वहां पर अपने राजदूत के हाथ संदेशा भेजता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी संदेशा भेजता है
हमीर देव चौहान को कि हमारे जो दो वो गए हैं, दो हमारे आदमी गए हैं, उन्हें वापस कर दो, ठीक है। तो वो दो शरणार्थी, जिसे उनकी वर्डिंग है हमीर देव चौहान की वर्डिंग है, जो दो शरणार्थी हमारे पास आए हैं, मतलब कि जो शरणार्थी आए हैं उनकी प्राणों की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है, सबसे पहला मेरा ही धर्म है। मैं इन दो शरणार्थियों को आपके हवाले वापस नहीं करूंगा। ये एक मेजर रीजन बनता है, जो कि रणथंभौर बैटल का बहुत ही बड़ा कारण बनता है, जो कि 1301 में रणथंभौर का बैटल होता है, बहुत ही बड़े भारी में युद्ध होता है, दोनों ही उसका बैटल्स होता है, बहुत ही तगड़ा बैटल्स होता है 1301 में, जिसमें हमीर देव चौहान की 10 जुलाई 1301 पर मृत्यु हो जाती है और रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी 1301 में। उसके बाद ये जाता है मेवाड़ में भी हमला करता है, चित्तौड़गढ़ पे भी हमला करता है 1303 में चित्तौड़गढ़ पे हमला करने के बाद वहां का रूलर था राजा रतन सिंह की कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनकी जो वाइफ थी बहुत ही सुंदर थी और ये अलाउद्दीन उसको पाना चाहता था, तो इसलिए उसने वहां पर हमला बोला, चित्तौड़गढ़ पर हमला इसने बोल दिया था। मगर कुछ इतिहास जिसका नाम है पद्मावती, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है पद्मावती। और फिर क्या करा, राजा रतन सिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी वाइफ ने जौहर कर लिया था, अपने मतलब कि खुद को त्याग दिया था, जौहर कर लिया था, अग्नि पर जौहर कर लिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा रतन सिंह के बाद इसने मालवा पर आक्रमण करा 1305 में। उसके बाद इसने जालौर में आक्रमण करा 1311 में। और कुछ इतिहासकार कहते हैं जो कि राजा रतन सिंह क्या करता था, जो भी यहाँ पर गुजरात से लूटा हुआ माल आता था, गुजरात से लूटा हुआ माल दिल्ली राजस्थान के रास्ते या दिल्ली पर जाती थी इसकी आर्मी, और राजा रतन सिंह की आर्मी इससे टैक्स लेती थी। राजा रतन सिंह इसकी जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी से टैक्स लेती थी, बहुत ही भारी टैक्स लेती थी, इसलिए उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला बोला था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुछ इतिहासकार कुछ ऐसे बोलते हैं, बट हम चलते हैं कुछ इसके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मालिक काफूर का नाम व्यक्ति था, जो कि किन्नर था, जो कि इसे 1000 दिनार पर इसने मालिक काफूर को खरीदा था, स्लेव मार्केट से इसने खरीदा था। मालिक काफूर बहुत ही ज्यादा लॉयल आदमी था, जो मतलब कि किन्नर था, बहुत उसको सुप्रीम कमांडर बना दिया गया, मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर बना दिया, और उसने बहुत ही ज्यादा दक्षिण तक उसने अपनी सत्ता को फैला दिया था, अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता को फैला दिया था, एक्सपेंड कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता साउथ तक गई, जिसमें कुछ एरिया आते हैं देवगिरी के बाद आता है वरंगल, और रंगल के बाद आता है वीरबलाल, और वीरबलाल के बाद मदुराई में इसने वहां पर कब्जा कर लिया था। रंगल में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, रंगल में जो रूलर था जिसका नाम था प्रताप रुद्र देवा रूलर, जो कि जिसको मलिक काफूर ने हत्या कर जो कोहिनूर हीरा वहां से लूट कर वहां से मतलब लेकर वो दिल्ली की ओर रवाना होता है, और किसको भेंट करता है, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा भेंट करता है। वहां पर साउथ पर इसका बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था, जो कि ये पहला टर्किश एक मुस्लिम लीडर था जिसने साउथ पर आक्रमण कर लिया था और साउथ को कब्जे में ले लिया था, और ये पहला टर्किश था जिसने रिलीजियंस को मतलब सेपरेट कर लिया था, पॉलिटिक्स में से रिलीजन को सेपरेट कर लिया था। ये एक पहला फर्स्ट टर्किश मुस्लिम लीडर था। कौन? जिसकी हम बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। इसने बहुत ही ज्यादा सुधार काम करे, युद्ध तो इसने करे ही करे, युद्ध के साथ साथ इसने बहुत ज्यादा सुधार काम भी करे थे। जैसा कि इसने सैनिक सुधार काम करा। सैनिक सुधार में ये क्या करता था, जो भी आर्मी के घोड़े होते थे घोड़े पर भी अरेंजमेंट करता था और घोड़ों के ऊपर जीआई टैग लगाता था, जीआई मार्क लगाता था घोड़ों के ऊपर। और क्या करता था, उनके घोड़े के भी पैसे उस आर्मी को देता था। और आर्मी का कमांडर कौन था, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, मालिक काफूर। क्या नाम था, मालिक काफूर। ये बात चल रही है 1313-14 के बीच में बात चल रही है। 1313 या 14 के बीच में ही बात मैं कर रहा हूं। इसने सैनिक सुधार को बहुत ज्यादा सैनिक सुधारा था। ठीक है, फिर इसने बाजार को भी बहुत ज्यादा सुधारा था। बाजार मतलब मार्केट में भी बहुत ज्यादा ये सुधार लेकर आया था, मतलब कि इंप्रूवमेंट लेकर आया था। जो भी मार्केट पर भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये दीवान ए रियासल की एक पोस्ट रखता है, जो कि उस पोस्ट वो एक आदमी वो व्यक्ति होगा वो भ्रष्टाचार को देखेगा, जो कि भ्रष्टाचार मार्केट में होता है। यही मार्केट सुधार लेकर आया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद ये कुछ और सुधार लेकर आया, जैसा कि शहनाई ए मंडी भी लेकर आया था। और जितने भी बिजनेसमैन थे उनको रजिस्टर्ड करने के लिए इस पोस्ट पर रखा गया था। मतलब कि ये एक दो पोस्टें ऐसी बनाई थी, दीवान ए रियासल और दूसरी थी शहनाई ए मंडी, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और दीवान ए रियासल रखा गया था। बिजनेसमैन जितने भी व्यापारी थे उनकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये दो पोस्टें रखी गई थी। और ये सुधार लेकर आए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी हुआ गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसने क्या करा, 50% टैक्स लगाता था, जो कि रेवेन्यू का एक दार था। एक दार जिसे बोलते हैं इक्तेदार का जो स्टैब्लिशमेंट थी वो इल्तुतमिश ने करी थी। क्या होता है, कोई भी एक एरिया होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया है, उस एरिया ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एक पार्ट है, ठीक है, कुछ एरिया है, जैसे एरिया 1 2 3 क्षेत्र है। ये इक्तेदार होता है, जो भी 2 3 4 1 में से जो भी रेवेन्यू आएगा उसको कलेक्ट करेगा गवर्नर। और जो गवर्नर कौन था इस टाइम, अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, जिसका शासन चल रहा था 1296 से लेकर 1316 एडी में। 1316 में फिर इसने मतलब कि जाते जाते ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेकर आया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसने सुधार करा था, जो कि टैक्स लगा दिया था, 50% का टैक्स लगा देता था। कोई भी चीज व्यापारी कोई भी चीज बेचता था, इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता था, कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी माल जाता था, कोई भी एग्रीकल्चर का माल जाता था या कोई भी मार्केट का सामान जाता था, उसके ऊपर 50% का टैक्स लगाता था। कौन लगाता था, अलाउद्दीन खिलजी की बात हम जो कर रहे हैं। और ये मेजरमेंट की भी सबसे पहले इसने स्थापना करी। मेजरमेंट मतलब नपाई, जो भी किसी चीज की नपाई होती थी, ये कैनाल वगैरह बनाता था, जैसे इसने कैनाल वगैरह बनाने का कार्य करा, और भी बहुत सारे कार्य करे, जिसे हम मेजरमेंट नपाई करके बोलते हैं। ये नपाई भी कौन करवाता था, अलाउद्दीन खिलजी। ये 1315 एडी की मैं बात कर रहा हूं। 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका ही एक लड़का होता है जिसका नाम था शहाबुद्दीन। इसके पिता का नाम भी था जिसका नाम मैं बोल रहा हूं शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन इसके लड़के का नाम भी रख देता है। कुछ इस तरह इतिहासकार बोलते हैं कि शहाबुद्दीन की जब इसकी मृत्यु होती है 1316 में, शहाबुद्दीन की उम्र 6 साल होती है। और 6 साल की उम्र में उसे कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा था। कैसे सुल्तान बनता और कैसे राजगद्दी पर बैठता और कैसे सत्ता को चलाता, इसके बारे में उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जो इसका वफादार, जिसे बोलते हैं लॉयल वफादार, इसका एक सुप्रीम कमांडर था जिसका नाम था मालिक जाफर, जो कि किन्नर था, जिसकी मैंने बात अभी करी। मालिक जाफर सोचता है, उसके मन में आता है, एक लालच आती है कि मैं क्यों ना मैं बैठ जाऊं दिल्ली की सतह पर।
फिर क्या होता है, दिल्ली की सतह पर बैठते बैठते उसका पहले तो ध्यान रखता है उसका शहाबुद्दीन का, उसके लड़के का, अलाउद्दीन खिलजी के लड़के का ध्यान रखता है, उसको समझाता है, बुझाता है, 4 साल तक ध्यान रखता है। फिर उसको भी क्या होता है, उसको भी मार देता है। उसको मारने के बाद मलिक जफर की भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो आता है मुबारक खान। मुबारक खान भी उसका स्लेव था, इसका स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी का। वो स्लेव क्या होता है, फ्री हो जाता है, मतलब कि गुलाम वंश, मतलब गुलाम होता है, गुलाम बिल्कुल आजाद हो जाता है। वो सोचता है कि मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। उस राजगद्दी पर बैठता तो ये लास्ट साल ही है बिल्कुल मुबारक खान। मुबारक खान जब बैठता है तो पीछे से एक तुगलक गजनी, जिसे बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी का एक जो व्यक्ति था, वो इसकी मृत्यु कर देता है। ओनवार पाकिस्तान का ही एक गवर्नर था, जिसका जो कि खुसरो खान की हत्या कर देता है। खुसरो खान की हत्या करने के बाद अपना तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश की स्थापना वहां पर कर देता है। ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तुगलक डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हुई। यहां पर मैंने सभी आपको जानकारी दी जो कि खिलजी डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट बनती थी। और एक चीज और बतानी आपको शायद मैं भूल गया, अलाउद्दीन खिलजी जो कि अपने आप को अलेक्जेंडर सेकंड मानता था। क्या मानता था? अलेक्जेंडर सेकंड अपने आप को मानता था। ये सभी जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आई होगी। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो अब तुगलक डायनेस्टी लेकर आऊंगा, बहुत ही जल्द तुगलक डायनेस्टी के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।